नमस्कार, मैं हूं शोभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। ऑयस्टर मशरूम उत्पादन की तकनीक, गन्ना की खेती करके कमाए अधिक आय। प्रदेश के कुछ किसान भाई सामान्य किसानों से हटकर अधिक लाभ कमाने के लिए मशरूम की खेती करते हैं और अच्छा लाभ भी कमाते हैं। और ये एक ऐसी खेती है जिसे भूमिहीन, सीमांत और लघु किसान आसानी से कर सकते हैं। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान भाई ऑयस्टर मशरूम की खेती करना चाहते हैं, वे इसमें कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखते हुए खेती करें, इस बारे में अधिक जानकारी दे रही हैं भोपाल की विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अनीता तिवारी। तो अभी हम आज का जो टॉपिक है, हमारे उन लोगों के लिए ये टॉपिक रखा गया है कि हम घर में कैसे आप मशरूम का कल्टीवेशन या मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो आपको ये पता है कि मध्य प्रदेश में हम लोग 2-3 प्रकार के मशरूम हैं जिनको उगा सकते हैं, जैसे ऑयस्टर मशरूम है, बटन मशरूम है और मिल्की मशरूम है। ये जो सीज़न है, अभी ठंड का सीज़न आने वाला है, ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन बहुत अच्छे से हो सकता है। अब हमें बीजों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे खेती के लिए आप बीजों का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर भी हमें मशरूम के बीजों को हम स्पॉन कहते हैं, हमें उन बीजों की आवश्यकता होती है और उन बीजों को हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं। बहुत सस्ते रेट में बीज मिलते हैं, 80 रुपये 90 रुपये केजी के रूप में केजी में मिलते हैं और 1 केजी में आपको कम से कम 30 बैग्स बन जाते हैं। किसान भाइयों, यदि हम ऑयस्टर मशरूम की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें प्रमुख हैं प्लूरोटस सुजोर काजू, प्लूरोटस फ्लेरिडा, प्लूरोटस फ्लेविलेटिस। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। इसकी शुरुआत अगर हम करें कि हम इसका कंपोस्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे ऑयस्टर मशरूम का, तो कंपोस्ट प्रिपरेशन के लिए हमें या तो पैडी स्ट्रॉ की ज़रूरत पड़ती है या व्हीट स्ट्रॉ की ज़रूरत पड़ती है। और हम पैडी स्ट्रॉ को या व्हीट स्ट्रॉ को पानी में भिगोते हैं। हम एक जो अपना टैंक आता है, जो प्लास्टिक टैंक भी कह सकते हैं, या छोटे जो आपके बर्तन होंगे, उन तगाड़ी बोलते हैं हम लोग गांव में, उन तगाड़ियों में भी अगर आप पानी लेंगे, पानी में भूसे को भिगो देंगे और भूसे को भिगोने के बाद भिगोते वक्त उसमें आपको बेविस्टिन और फॉर्मेलिन कुछ अमाउंट में डालना पड़ता है। जैसे 4% हम लोग फॉर्मेलिन डालते हैं और उसी एवरेज में हम लोग बेविस्टिन का भी यूज़ करते हैं। और जब हम इन लोग इस बेविस्टिन, फॉर्मेलिन और भूसा को पूरी तरह से टंकी होती है, प्लास्टिक की टंकी, उसके अंदर आप भिगो दीजिए। रात भर उसको भिगो करके पैक करके, पानी के अंदर होना चाहिए पूरा भूसा, पैक करके हम पूरा सुबह तक मतलब 12 घंटे के लिए रख देते हैं। 12 घंटे के बाद जब हम अपनी टंकी को खोलते हैं तो उसके बाद हम उसमें से पानी को निथार देते हैं और जो भूसा होता है उसको हम एक प्लास्टिक का हमारा बिछाने का एक रहता है, जैसे हम लोग प्लास्टिक बोरियां होती हैं, आपके गांव में बोरियां रहती है, बोरियों को बिछा दीजिए आप, उसके ऊपर उस भूसे को सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। जैसे ही भूसा सूखने लगेगा, आप देखिए उसकी क्वालिटी हमें चेक करनी पड़ती है। भूसा सूखना नहीं, पूरी तरह से नहीं सूखना चाहिए, उसमें मॉइस्चर रहना ही चाहिए। उसको हमने थोड़ा ड्राई किया, ड्राई करने के बाद हाथ से हम उसको एक मुट्ठी में लेंगे और मुट्ठी में दबा कर देखेंगे। दबा कर देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे हाथों में तो पानी लग रहा है, लेकिन अगर हाथों के बाहर पानी टपकने लग जाए तो हम ये समझेंगे कि अभी हमारा खाद पूर्ण रूप से बना नहीं है, तो हमें थोड़ी देर के लिए और उसको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हम उस खाद का उपयोग अपने बैग्स बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा खाद प्रिपेयर हो गया।
किसान भाइयों, ऑयस्टर मशरूम के स्पॉन की बिजाई करने के लिए भूसे में 68 से 70% नमी का होना आवश्यक होता है और इसके अच्छे उत्पादन के लिए 100 किलोग्राम भूसे में 3 किलोग्राम स्पॉन मिलाना जरूरी होता है। हमें इसमें एक प्लास्टिक बैग की ज़रूरत पड़ती है जो 5 से 10 केजी का होना चाहिए। अब वो प्लास्टिक बैग में हम लोग क्या करते हैं कि जो नीचे से हम उसमें रबड़ लगा देते हैं जिससे वो थोड़ा सा गोलाकार हो जाता है। हमारा जो भूसा बना था, मतलब हमारा जो कंपोस्ट बना था, खाद बना था, अब उस खाद को हम उस प्लास्टिक बैग में हम भरते हैं। अब उसको हम क्या करते हैं, जो प्लास्टिक बैग होता है, मान लीजिए आपका कुछ ऊंचाई का प्लास्टिक बैग होता है, तो पहले हम छोटी सी एक लेयर बनाएंगे अपने कंपोस्ट की, उसके ऊपर बीज डालते हैं और उसके बाद फिर हम उस बीज के ऊपर फिर हमारा कंपोस्ट मतलब जो खाद है वो डालते हैं। फिर उसकी एक छोटी सी लेयर बनाते हैं, एक लिमिटेड लेयर होती है, उसके बाद फिर हम बीज डालते हैं। इस तरह से करके हम 5-7 बार उसमें खाद डालेंगे, बीज डालेंगे, खाद डालेंगे, बीज डालेंगे, इस तरह से करके, और ऊपर हम उसको रबड़ से फिर से पैक कर देंगे। वो जो पन्नी है, पन्नी में हमें छेद करने हैं। आप किसी भी चीज़ से उसमें छेद कर सकते हैं, आप कैंची से कर सकते हैं, आप सूजा लेकर के उससे छेद कर सकते हैं। तो कम से कम 15-20 छेद उसके अंदर करिए, पन्नी में करिए। 7 दिन के अंदर उसमें जहाँ जहाँ आपने बीज डाले थे वहाँ पर सफ़ेद कलर का कुछ नज़र आने लगेगा आपको। तो वो जो सफ़ेद कलर का वो है, इसका मतलब कि आपका बीज फल रहा है, फलित हो रहा है। फंगस का स्पोर है जो आपका, वो पूरा फैल जाएगा और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि उसमें कुछ छोटे छोटे गोल गोल बीज से फ्रूट मतलब फल जैसा कुछ निकलना शुरू हुआ। इसके बाद ऑयस्टर मशरूम उत्पादन गृह की अच्छी तरह से सफाई कर लेना चाहिए जिससे कि मशरूम में किसी भी तरह की बीमारी न फैले। इसके अलावा मशरूम गृह का तापमान 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और आर्द्रता 70 से 85% तक बनाएं जिससे कि ऑयस्टर मशरूम का विकास अच्छे प्रकार से हो सके। और जहाँ जहाँ से आपके छेद थे उन सारे छेद में से वो मशरूम खिल करके बाहर आ जाएगा और आप देखेंगे कि 21 दिन के बाद आपकी जो पहली फसल है, हम कहेंगे पहली फसल जो तोड़ने वाली, मतलब आपको मार्केट में ले जाने के लिए जो पहली फसल है वो आ जाती है। तो आपको उस मशरूम को थोड़ा सा घुमाना है, उसका जो जड़ वाला पार्ट है जहाँ पर अंदर से जहाँ से निकला हुआ है उस पार्ट को आपको थोड़ा सा घुमाना है और घुमाने के बाद उसको तोड़ना है। इस तरह से आप हर 6वें दिन दूसरी फसल और उसके बाद फिर तीसरी फसल ले सकते हैं और इस तरह से आप देखेंगे कि आपका बहुत कम कॉस्ट लग के और आप मार्केट तक अपना फसल को लेकर आ गए। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, गन्ने की खेती नकदी फसल के रूप में की जाती है। ये एक ऐसी फसल है जिस पर जलवायु परिवर्तन का कोई असर नहीं होता, जिसकी वजह से एक सुरक्षित खेती भी कहलाती है। तो आप गन्ना की उन्नतशील किस्मों का चयन करके खेत की तैयारी करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर PB शर्मा। आज मैं आपसे गन्ने की बुआई के बारे में चर्चा करूंगा। गन्ने की बुआई का जो सबसे अच्छा समय है वो आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। अक्टूबर-नवंबर महीने में जब गन्ने की बुआई की जाती है तो ये उसके लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। उसकी बड़े अच्छे तरीके से जुताई और तैयारी होना चाहिए, इसके ऊपर आप ध्यान दें। तो अभी जैसा कि देख रहे हैं खेत में बतर आने की स्थिति में पर्याप्त बतर जब आती है उस समय आप आड़ा खड़ा मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर दें, जिसको मोल्ड बोर्ड प्लाऊ बोलते हैं। आड़ी खड़ी जुताई कर दें। इस जुताई के पहले जो भी देसी खाद यानी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप देना चाहते हैं वो आप खेत में बिखेर दें। करीब
10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से आपको लगेगी और इसको अच्छी तरह मिट्टी के साथ मिला दें। प्लाऊ से जुताई करने के बाद इसमें डिस्क चलाएं, खेत को जो ढेले बन गए हैं उनको भुरभुरा करें, समतलीकरण करें और उसके बाद इसमें जो गन्ने का नाली बनाने वाला यंत्र है उससे नालियाँ बनाएं। तो आप ये मान के चलिए कि आपको रिजर्व से जो नालियाँ बनाना है, कम से कम 1 फीट गहरी नालियाँ आप 3 फीट के अंतर से बनाते चलें। नाली से नाली की दूरी 3 फीट होना चाहिए। ये आपकी पहली आवश्यकता है। नालियाँ बनाने के बाद इन नालियों में आपको जो फास्फोरस, पोटास, जिंक सल्फेट, ये जो उर्वरक हैं, ये आपको आधार मात्रा के रूप में देना है। गन्ना फसल की पकने की अवधि लंबी होने के कारण उर्वरकों की आवश्यकता भी अधिक होती है, इसलिए गन्ने में यूरिया 650 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 500 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 100 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए, जिसमें से सिंगल सुपर फास्फेट तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा बुआई के समय प्रयोग करें और यूरिया की मात्रा को 4 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 30, 90, 120 तथा 150 दिन की अवस्था पर प्रयोग करने से गन्ना की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। भूमि की तैयारी करने के बाद आपको जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है किस्मों का चुनाव। किस्मों के चुनाव में मुख्य चीज़ ध्यान रखें कि आपके क्षेत्र के लिए जिस किस्म की अनुशंसा की गई है वो आपको देखना है। जैसे सामान्य तौर पर जो जल्दी पकने वाली जातियाँ हैं उनमें कोजे 64, कोसी 671, को जवाहर 86, 572 या 86, 141, ये काफ़ी अच्छी पैदावार वाली किस्में हैं और मध्यम अवधि की किस्में ले रहे हैं तो उस हिसाब से आपको को जे 86, 600 या 86, 032 इन किस्मों का चुनाव करें। गन्ना भी अच्छा है और इनमें शक्कर का प्रतिशत भी अच्छा है। गन्ना बीज की मात्रा बुआई पद्धति, कतार से कतार की दूरी एवं गन्ने की मोटाई के आधार पर ही निर्भर करती है। सामान्यतः गन्ना की बुआई के लिए 2 से 3 आंख वाले टुकड़ों की 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत होती है। किस्मों के चुनाव के बाद आप ये देखें कि या तो प्रमाणित बीज लें, यदि किसान से किसान आप बीज लेते हैं तो आप देखिएगा कि फसल की जो उम्र है जिसमें से बीज लिया जाना है वो 10 से 11 माह की हो, ज़्यादा से ज़्यादा। उससे ज़्यादा 12, 13, 14 माह की फसल के गन्ने लेते हैं बीज के रूप में तो इनमें अंकुरण का जो प्रतिशत है वो गिर जाता है। इस प्रकार से गन्ने के बीज का चयन करें। बीज का चुनाव करने के बाद जब आप खेत में फसल बुआई करने के लिए, गन्ना लगाने के लिए जाते हैं तो गन्ने के गडेरियों में टुकड़े बनाना है। एक गडेरी 2 से 3 आंख की होना चाहिए। इससे बड़ी गडेरी में आपको अच्छा अंकुरण नहीं मिलता है। तो 2 से 3 आंख की गडेरी हैं, उनको टुकड़ों में धारदार हथियार से काट के टुकड़े कर लें। अब बोनी करने के पहले बीज उपचार के लिए आप सबसे पहले तो रोगों के लिए डाइथेन M45 और 22-3 का 0.5% घोल बना के और उसमें कम से कम 5 मिनट के लिए ये गन्ने के टुकड़ों को डाल दें कि इसकी बोनी के लिए जो सही समय है आने वाला है 1 अक्टूबर से नवंबर तक, नवंबर के अंत तक आप गन्ने की बुआई करते हैं तो सबसे अच्छा अंकुरण आपको मिलेगा और कीट प्रकोप भी तुलनात्मक रूप से कम होगा। इनके घोल में बीज उपचार करने के बाद फिर गन्ने के टुकड़े को बाहर निकालें और इसको नालियों में बिछा दें। एक गडेरी से दूसरे गडेरी का जो कोना है, सिरा जो है वो मिला के बिछाते चलें। वो बिछाने के बाद इनको धीरे से दबा दें ताकि 2-3 इंच नीचे गहराई में गन्ना चला जाए। ये इसकी मुख्य तैयारी होती है गन्ने की। बुआई के बाद नालियों में पानी देते हैं, हल्का पानी देंगे आप अभी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे देश के जो किसान भाई सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल बुआई के अनुसार पुष्पन और फली बनने की अलग अलग अवस्था लिए खेतों में खड़ी है और इस समय फसल में कीट और रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। तो आप अधिक उपज लेने के लिए कीट रोग नियंत्रण किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं भोपाल की विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अनीता तिलवारी से। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं अभी सोयाबीन का फसल अपने 30 से 50 दिन वाली जो अपनी स्टेज है उस पर है। कहना चाहिए ये वेजिटेटिव स्टेज में है। हम कहते हैं बढ़वार जो उसका अभी होने वाला है। इस समय बहुत सारे रोग इसमें लगते हैं, बहुत सारे कीट इसमें अटैक करते हैं और उनके अटैक से हमारी फसल को बहुत नुकसान होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन की फसल को सबसे अधिक नुकसान कीट और रोगों के प्रकोप से होता है। यदि आपने समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया तो सोयाबीन के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण जरूर करें। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो बीजों को या फलों को चबाने वाले होते हैं, जिससे हमारे फूलों और फलों को बहुत नुकसान पहुंचता है। जैसे हम कहते हैं तंबाकू इल्ली सेमिलू पर होता है, इसमें चने की इल्ली होती है। ये कीट बेसिकली हमारी पूरी फसल को इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि उसमें जो पत्तियां हैं उनका या तो कलर बदल जाता है या फिर उसमें से जो जालीदार हो जाती हैं, उसके जो पूरे जो शेप होता है हमारी पत्तियों का वो बिगड़ जाता है और हमारी फसल को जो उसकी बढ़ोतरी होने वाली होती है उसको बहुत नुकसान पहुंचता है। जैविक नियंत्रण में हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे हमारे जो कीट हैं, इल्लियाँ हैं, इनको नियंत्रण करने के लिए हम लोग फेरोमोन स्ट्रिप्स आते हैं, वो हमारे खेत में 8-10 स्ट्रिप्स लगा सकते हैं, जो आप किसान भाई खुद ही इसको प्रिपेयर कर सकते हैं घर में। प्रकाश प्रपंच के थ्रू हम लोग उसको यूज़ करके इन कीटों को भगा सकते हैं, दूर कर सकते हैं या किल कर उनको नष्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हम इन कीटों को नष्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो आपकी फसल को पूर्ण रूप से नष्ट कर रहे हैं आपकी फसल को, तो हम फिर अपना रासायनिक जो कीटनाशक है उस पर हम लोग जाते हैं। इमेमेक्टिन बेंजोएट है जो 5% Hg होता है। ये एक बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड होता है और हम इसको 80 ग्राम्स 150 ml वाटर में डालते हैं, जो हम मिक्सचर बना रहे हैं उसमें डालते हैं। तो इस तरह से आप अपनी फसलों में इस घोल का छिड़काव करें और छिड़काव करने के बाद में आप देखेंगे 3 से 5 दिन के बीच में आपको इसका फर्क नजर आने लगेगा। सोयाबीन में गेरुआ रोग ये एक फफूंद जनित रोग है जिसका प्रकोप फूल बनने की अवस्था में ही देखा गया है। रोग के कारण पौधों पर छोटे छोटे सुई के नोक के आकार के मटमैले भूरे और लाल भूरे सतह पर उभरे हुए धब्बे दिखते हैं। इन धब्बों के आसपास का हिस्सा पीला होता है। धब्बे पहले पत्तियों के निचली सतह पर आते हैं, बाद में ये धब्बे गहरे भूरे काले रंग के हो जाते हैं। वो धीरे धीरे पूर्ण पत्ती पीली पड़कर सूख जाती है। ग्रसित पत्तियों को उंगली से थपथपाने पर भूरे रंग का पाउडर जैसा निकलता है। इस रोग की रोकथाम के लिए रोगरोधी किस्मों का चयन करें, उचित फसल चक्र अपनाएं। इसके अलावा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस रोग का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। इसमें एक आपने देखा होगा मोज़ेक वायरस, येलो मोज़ेक वायरस, आपको पीली पीली पत्तियां नजर आती होंगी। इससे आपको ये पता चलता होगा कि ये एक बीमारी है उस फसल में जिसको हम लोग येलो मोज़ेक कहते हैं। ये सफ़ेद मक्खियों के थ्रू ट्रांसमिट होता है, या कहते हैं जो रोगवाहक होता है वो सफ़ेद मक्खियाँ होती हैं। और ये वायरस बेसिकली जैसे ही पत्तियों पे लगता है ये अपने आप में येलो कलर छोड़ने लगता है, तो पूरी पत्तियाँ ही और बल्कि पूरा प्लांट ही पीला नज़र आने लगता है। और इसको हमें किसी भी हालत में अपनी फसल को इससे बचाना रहता है। येलो स्टिकी कार्ड्स होते हैं, उन कार्ड्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उससे भी हम इनको नष्ट कर सकते हैं हमारे कीटों को। हम नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और नीम ऑयल का इस्तेमाल बेसिकली इन कीटों को नष्ट करने में बहुत लाभकारी होता है।
अगर मान लीजिए फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हम इन कीटों को नष्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो आपकी फसल को नष्ट कर रहे हैं आपकी फसल को, तो हम फिर अपना रासायनिक जो कीटनाशक है उस पर हम लोग जाते हैं कि क्लोरोपाइरिफॉस जो 50% है EC, वो हम 400 ml इसमें डालते हैं और इस घोल का छिड़काव अगर आप करते हैं तो इसमें आप ये देखेंगे कि दोनों का ही बहुत अच्छा इफेक्ट है। 10 से 15 दिन में आपका 10 से 15 दिन तक इसका ट्रीटमेंट चलता है और पूर्ण रूप से आपकी फसल को, आपकी पैदावार को बहुत अच्छा करता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तिंदोखर, जिला बिलासपुर के कृषक महेंद्र सिंह ने। ये गाय और भैंसों में थनैला रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। दुधारू पशुओं में होने वाले एक महत्वपूर्ण बीमारी थनैला या मास्टाइटिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, थनैला एक इस प्रकार का रोग है जिसमें कि पशु के जो अडर है या इसको कहें ओंगरी कहें, उसमें सूजन डेवलप हो जाती है और उस सूजन की कई वजह होती हैं। थनैला रोग बैक्टीरिया या जीवाणु की वजह से होता है। इसके अलावा अन्य रोगाणु जैसे विषाणु, कवक, माइक्रोप्लाज्मा इत्यादि भी ये रोग उत्पन्न करते हैं। बैक्टीरिया पशु जहां रहते हैं वहां पर गंदगी की वजह से या फिर कभी-कभी दूध निकालने वाले हाथों में जीवाणु की उपस्थिति की वजह से फैलता है। आमतौर पर दूध में तथा थनों के अंदर कोई जीवाणु नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ कारणों से जीवाणु थन में प्रवेश करते हैं और ये रोग उत्पन्न करते हैं। थन को लगातार ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि इसमें कहीं कोई सूजन कड़ापन तो डेवलप नहीं हो रहा है। सूजन की वजह से ये होता है कि हमारे जो दूध है वो दूध की क्वालिटी ख़राब होने लगती है, दूध में छितड़े से आने लगते हैं, कहना चाहिए हल्का सा फटने जैसा लगता है प्रारंभिक अवस्था में। जब उसके बाद भी ध्यान नहीं अगर दिया जाता है तो उसमें हल्का सा ब्लड भी आने लगता है। और इस बीमारी की वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा थन जो है उसमें कड़ापन या टाइटनेस डेवलप हो जाती है और कुछ समय पश्चात हमारा थन बेकार हो जाता है, मतलब उससे दूध आना बंद हो जाता है। किसान भाई इस पर गौर नहीं करते हैं तो दूसरा थन खराब होता है, फिर जो अडर है उसकी एक साइड पूरी खराब हो जाती है और फिर भी ध्यान नहीं दिया गया तो कई बार पूरे पशु के चारों थन भी खराब हो जाते हैं। थनैला रोग दुधारू पशुओं में खासकर गाय और भैंस के थन में होने वाला एक घातक रोग है जो कि बैक्टीरिया या जीवाणु की वजह से फैलता है। अगर रोग के शुरुआती लक्षण को पहचान कर इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये थनों को खराब करके पशु के दूध को सुखा देता है। इस रोग की वजह से पशु मरते नहीं, लेकिन थन हमेशा के लिए बेकार हो जाते हैं। वहीं ज्यादातर पशुपालक थनैला रोग के शुरुआती लक्षणों को देखकर इस रोग का अनुमान नहीं लगा पाते और वो इलाज में लापरवाही कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि अपने को कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है। उन विशेष चीज़ों में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमारे पशु के जो अडर का हेल्थ है या अडर का जो स्वास्थ्य है उसके बारे में किसान भाइयों को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। अगर अपन शुरुआत से देखें तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम तो ये है कि हमारे पशु का जो अडर है उसको हमें यथासंभव चोट से बचाना है। दूध निकालने वाले व्यक्ति का हाथ अच्छी तरह से साफ होना चाहिए। थन से दूध पूर्ण हाथ विधि से निकालना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि थन में दूध छूटे नहीं। दूध निकालने के बाद पशु आमतौर पर थक जाते हैं और तुरंत बैठ जाते हैं। हालांकि दुग्ध नलिकाओं को बंद होने में लगभग 15 मिनट का वक्त लगता है। ऐसे में पशुपालक दोहने के बाद पशु को 15 मिनट तक जमीन पर बैठने न दें, तो इससे भी ये रोग होने की संभावना कम हो जाती है। स्वस्थ पशुओं को रोगी पशुओं से अलग रखना चाहिए। दूध निकालने से पहले थन एवं अयन को साफ पानी से धोना चाहिए। दूध की पहली धार को जांच लें। सामान्य होने पर ही बाल्टी में दूध निकालें। हर रोज दूध निकालने के बाद थनों को पोटेशियम परमैंगनेट अथवा लाल दवा मिश्रित पानी के घोल से धोना चाहिए। बेहतर होगा यदि लाल दवा युक्त घोल में चारों थनों को 1-1 मिनट के लिए बारी बारी से डुबाएं। सामान्यतः रिकमेंडेशन ये रहती है कि दूध देने का जो स्थान है वो सूखा और क्लीन रहना चाहिए।
तो पशु के दूध दोने से पहले हमको पशु के जो बंधने का स्थान है उसको बहुत अच्छी तरह झाड़ू से साफ कर देना चाहिए। धूल वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गीलापन नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही दूध दोहन का कार्य करना चाहिए। या कई बार कहीं कहीं खड़ा है तो किसी बांध से अगर उसमें हल्का सा भी कट लग जाए थन में, तो उससे क्या होता है कि सूजन डेवलप होने लगती है। जब सूजन डेवलप होने लगती है तो उस समय पशुपालक को चेत जाना चाहिए, मतलब उस समय अलर्ट हो जाना चाहिए। और हमें ऐसे पशु को सबसे पहले तो एंटीबायोटिक मल्लम या लोशन लगाना चाहिए। और उसके बाद में सूजन तो जो मल्लम रहता है, लोशन रहता है, उससे पटक जाती है। और कई बार सुपरफिशियल अगर घाव रहता है ऊपर की सतह पे तो वो भी भर जाता है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब कभी ये सूजन बढ़ती जा रही है और उसके कारण थन का जो टीट कैनाल रहती है, उस टीट कैनाल में हमको एक कड़ापन महसूस होने लगता है, तो हमें ये अलर्ट हो जाना चाहिए कि थन में मास्टाइटिस होने के चांसेस बन रहे हैं। तो इसके लिए पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करके एंटीबायोटिक का उपचार कराना चाहिए। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।